हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। सो कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आप लोगों की तैयारी अच्छी चलनी चाहिए क्योंकि अब दिन ब दिन जो है हमारा एमपीसेट एग्जामिनेशन बहुत नियर आने वाला है ना, बहुत पास आ गया है और हमारे पास प्रिपरेशन करने का बहुत कम टाइम बचा है। उसी चीज को सोचते हुए मैं जो है सोची कि अभी किसी के पास भी एकदम थॉरोली चीजें पढ़ने का तो टाइम है नहीं। क्यों ना उन लोगों को एक समराइज्ड फॉर्म में जो जो यूनिट्स हमारे हैं फिजिक्स के उसके रिगार्डिंग में फॉर्मूलाज दूं, सो दैट उनको एटलीस्ट अप्रोच समझ आ जाए या इतना बड़ा सिलेबस को कंप्राइज्ड वे में कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक के ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। सो दैट अगर उसकी रिगार्डिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एमपीएससी एग्जामिनेशन में। अगर मेरी फॉर्मूला शीट्स अगर देखते हैं आप लोग, उसमें से अगर आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन दिया जाते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, है ना। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है ये डिजाइन किया है। बिगिन करते हैं सेशन को एंड हमारी जो है सबसे पहले एक बार तो सिलेबस को थॉरोली पढ़ लेते हैं, है ना। सिलेबस में आप लोगों का डायमेंशनल एनालिसिस है, वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा है ना, डायमेंशनल एनालिसिस है, वेक्टर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लीनियर अलजेब्रा से तो उतना नहीं देखने मिलता, बट हाँ मैट्रिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, और उसी का पार्ट है केलियर-हैमिल्टन थ्योरम। ये मैट्रिक्स का ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो स्पेशल फंक्शन की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को देख के उस पे भी मैं सेशन लेके आऊंगी। आज तो मैं फिलहाल मैट्रिसेस को बहुत अच्छे से बताऊंगी क्योंकि मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आइगन वैल्यू निकालने का हो, चाहे मैट्रिक्स को पहचानने का हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे रैंक से रिलेटेड हो, व्हाटएवर आएगा तो डेफिनेटली आएगा। तो मैं आज मैट्रिक्स का फॉर्मूला लेके आई हूँ आप लोगों के लिए और कॉम्प्लेक्स का लेके आई हूँ, ठीक है। एंड ऑन डिमांड ऑन आप लोग कितना ज्यादा एक्टिव है उसके बेसिस पे जो है मैं आगे की और सीरीज लेके आऊंगी, ठीक है। फोरियर सीरीज जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट है इंपॉर्टेंट, मतलब पता होना चाहिए। फोरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस प्लस इनके जो फॉर्मूलेज हैं, जो प्रॉपर्टीज है ना, जैसे अपना लीनियर प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, फिर इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी है, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है कई बार एज इट इज देखी गई कि पूछ लिया जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, और मैं पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये चीज बता रही हूँ, वो तो सबसे पहले है सिंगुलर पॉइंट्स निकालना, पोल निकालना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिड्यू निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कई बार टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज भी जो है वो आ जाती है कि इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज क्या होगी या इस फंक्शन की टेलर सीरीज क्या होगी, इस बेसिस पे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, हाँ एक्चुअली इंटीग्रल को सॉल्व करना यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेथड ये भी देखने को मिला है, अगर वो इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग ना हो तो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं, बाइनोमियल से आते हैं, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन निकालना हो गया, इनके कई बार फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं, कई बार वैल्यूज दे दी रहती है और बोलता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, मीन बताओ, ये सारी चीजें देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, मतलब ये पार्ट 2 है मैथ्स का, ठीक है। ग्रीन्स फंक्शन से बहुत कम चांस होते हैं बट येट एक आध दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे नेट में तो नहीं आता, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, बट इसके एज इट इज क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, कई बार एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीट इक्वेशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लैपलेस का पूछ लेगा, वेव इक्वेशन पूछ लेगा, फिर आपका कंडक्टिविटी वाला इक्वेशन पूछ लेगा, है ना। ये सारी चीजें मैंने स्पेशल टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के थ्रू जो है कवर की है,
ठीक है। और मैंने जो 2022 का पेपर सॉल्व किया था उसमें भी मैंने पार्शियल डिफरेंशियल के इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, मतलब कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है अपना एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक। हाँ, ये जो है, ये लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, इनके ये तो विदाउट कैलकुलेटर तो यूज ही नहीं होगा। तो विदाउट कैलकुलेटर जब ये नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन आएंगे कैसे? तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और हर साल क्वेश्चन आए हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन क्वेश्चन आए हैं। तो बिल्कुल न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा। प्रॉपर्टीज सबकी पता होनी चाहिए, है ना, आपके चाहे न्यूटन रेप्सन मेथड हो, बाइसेक्शन मेथड हो, ट्रेपेजॉइडल मेथड हो, सिम्पसन 1/3 हो, सिम्पसन 3/8 टूल हो, इंटरपोलेशन, एक्सट्रपोलेशन, फिर सबकी एरर पता होना चाहिए, है ना, कौन सा मेथड का क्या एफिशिएंसी है, कौन सा मेथड कितना एक्यूरेसी से, या कौन सा मेथड कब कन्वर्जेंस रिलेशन शो करता है, ये सारे एज इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। टेंसर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जब हम सेट की बात करते हैं, नॉट नेट। नेट में नहीं आता क्वेश्चन, बट सेट में प्रॉपर्टी बेस्ड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, फिर आपका ये हो गया, और भी मतलब जो जो प्रॉपर्टीज हैं टेंसर्स की, है ना, तो वो सारी चीजें इंडेक्स के बेसिस पे बहुत सारे एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ग्रुप थ्योरी से आता है क्वेश्चन, बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ठीक है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। सो आज जो है हम मैट्राइसेस के फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 1 by 1 जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को एज ए नोट लिख के दे देती हूँ। और ये फॉर्मूला की क्लास है, तो मैं बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं जस्ट फॉर्मूलाज बताऊंगी, सो दैट आप लोगों को एक कंसाइज शॉर्ट नोट्स के रूप में सारी चीजें मिल जाएं। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर जो हम माइनर्स और वो सब सारी चीजें निकालते हैं, तो क्या होता है, -1 to the power रो प्लस कॉलम, तो ये हमारा कोफैक्टर होता है, जिसको हम माइनर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारा एक प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। उसके बाद आता है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और वो अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है ना, तो वो क्या होता है, k to the power n, और इसका डिटर्मिनेंट। तो भी डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम 11-12 में यूजुअली पढ़ते हैं, बट कई बार ये प्रॉपर्टीज बहुत एप्लीकेबल होती है, दैट्स वाई मैंने जो ये आपको बताया। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोग को ये पता है कि मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी ग्रुप या सेट ऑफ हमारे पास कंपोनेंट्स है या एलिमेंट्स है, उनका अरेंजमेंट इन अ सेट, वो मैट्रिक्स है। ये समझिए आप लोगों, मतलब आपके पास कुछ एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट्स को हम सर्टेन वे में अरेंज करके रखे एंड दैट इज द मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा R इक्वल्स टू n, मतलब रो और कॉलम जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज ABC DEF एंड GHI, ये क्या है, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे रो इक्वल्स टू कॉलम होता है। उसके बाद आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे A0 0। अगेन डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, AB 0 0 0 C। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डायगोनल हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स, है ना, फिर आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी अगेन डायगोनल मैट्रिक्स है एंड अगेन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद
सेवेंथ आता है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अगेन अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी, दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। मैं पिछला जो वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारा इधर मेरे फोटो के इधर पे हट गया, मतलब छुप गया था, इसलिए आज मैं उधर नहीं लिखूंगी। एंड उसके बाद आता है नल मैट्रिक्स, है ना। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, नल मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। सो ये कुछ कुछ बेसिक है। उसके बाद आता है अपना नाइन्थ, आई होप ये दिखना चाहिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगी रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक रो है हमारे पास, जैसे मैंने ये ले लिया ए बी सी डी, एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, कॉलम में पास 4 है, तो दिस इज द रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में मैं बताती हूँ। 10th है मेरा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। एंड कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, मेरे पास सिर्फ एक कॉलम होगा बट मेरे पास रो बहुत सारे हो सकते हैं, दैट इज ए बी सी। तो यहाँ देखो मेरे पास कॉलम एक है लेकिन मेरे पास रो मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो मतलब क्या होता है, इसके अपर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे नॉन जीरो होंगे। अब ये चीज याद रखना कि ये जो सारी मैं मैट्रिक्स बता रही हूँ ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दैट इज ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। तो देखो ये अपर ट्रायंगुलर वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, यहाँ लोअर जो है ए बी सी 0 0 डी ई 0 एंड एफ पी, ऐसे कर दी। तो यहाँ देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब लोअर जो ट्रायंगल है इसमें मेरे पास जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है 13th मैट्रिक्स। 13th आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब हम बोलते हैं, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आए। और इसी की जगह अगर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स है ना। पीरियोडिक मैट्रिक्स आता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है कि हम उसको कितने भी बार मल्टीप्लाई करें, है ना, उस मैट्रिक्स को कितने भी बार मल्टीप्लाई करें, हमको अगेन वही मैट्रिक्स अगर मिल रहा है तो हम उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आता है हमका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या होता है कि उसका ए स्क्वायर जो है उसके खुद के मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब कई बार एज इट इज पूछ देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, या व्हाट इज लिख देगा कि इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए देन ए इज पहला दे देगा सिंगुलर मैट्रिक्स, बी ए दे देगा, सी ए दे देगा, डी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है आपको, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी का क्या होता है कि इसका ए स्क्वायर करो तो हमको क्या मिलता है, मतलब इसका खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो इनवर्स आता है। उसके बाद निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या बोलता है कि उसका खुद के साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो हमको हमेशा 0 वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक जो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग मैट्रिक्स वो मैंने बता दी। अब उन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो थ्योरेटिकल था, है ना, इंपॉर्टेंट
मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या क्राइटेरिया होता है कि इसका ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत होती है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करो एंड कॉलम को रो में चेंज करो, जस्ट जो है ट्रांसपोज का मतलब होता है। दूसरा मैट्रिक्स आता है आपका एंटी सिमेट्रिक, है ना। ये सब 11th-12th में भी पढ़ते हैं, बट फॉर अ सेक ऑफ रिविजन मैं एक बार इन सब चीजों को रिकनेक्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें नंबर ऑफ, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, है ना। तो कितने होते हैं इसमें इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स? होते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये सारे जो है अपने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत क्या होती है कि इसकी एक खासियत ये होती है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है ये ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज जीरो। तो अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लो पूछ दिया आप लोगों को, या स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी बोलते हैं और इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दिया और आपके पास 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला जो है ये देखना कि उसके सबके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है कि नहीं। अगर एक भी आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि सिर्फ इसी के ही डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो जस्ट गो फॉर इट। अगर 2 है तो फिर ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि इसको हम इन दोनों मैट्रिक्स को, है ना, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंबाइन करके लिखते हैं। कैसे? स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। दैट इज हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जहां पे आपका ये क्या होता है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम करते हैं, दैट इज दी आपका हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है? ए डैगर इक्वल्स टू ए। अब ए डैगर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ए डैगर क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स, मैं भी बताऊंगी डैगर और इनके बारे में। ठीक है, तो ए डैगर क्या होता है? ए डैगर होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फोर्थ है एंटी हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? दैट इज ए डैगर इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, ये खासियत। अब इसका इधर पे भी इस चीज का खासियत होता है, किसका? आपका एंटी हर्मिशियन का भी खासियत होता है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, डायगोनल एलिमेंट वो या तो जीरो हो और प्योरली इमेजिनरी होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज को हम जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल का क्या होता है? ए इंटू ए डैगर कितना होता है? आइडेंटिटी। ठीक है, और अगर मैं दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए इनवर्स ए डैगर इक्वल्स टू ए इनवर्स आइडेंटिटी। सो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो अगर कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमेशा ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता है। उसके बाद आता है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स।
यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या होता है, ए इंटू ए डैगर, जस्ट ऑर्थोगोनल है। बट अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन करता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं, तो फिर वहां पे आप डैगर लोगे, तो उसका डैगर और उस मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इनवर्स, ठीक है। एंड इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें ए डैगर जो है वो ए इनवर्स के बराबर होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि if A is the unitary matrix, which of the following is the property for the inverse, or what will be the inverse of the unitary matrix? तो वो A dagger के बराबर होगा, या आपको A dagger अगर गिवन होगा इन केस, तो वो कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। अब ये हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं ट्रांसपोज की एंड आपका डैगर की, ठीक है। तो ट्रांसपोज इज जस्ट दिस एंड डैगर इज दिस, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब कॉन्जुगेट नहीं, ट्रांसपोज मीन्स नॉट कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज मीन्स रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो। रो को आप कॉलम में चेंज करो, और डैगर मतलब होता है ट्रांसपोज प्लस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब ये अब एक टाइप का कहते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो, आपको मैट्रिक्स दे दिया मान लो, है ना। अब वो मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल है मान लो फॉर एग्जांपल, और उसमें कोई भी एक भी इमेजिनरी एलिमेंट नहीं है, सारे रियल एलिमेंट्स हैं, तो वो जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होगा अगर वो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी जस्टिफाई करता है, मींस ए इंटू ए डैगर अगर आइडेंटिटी है, और वो यूनिटरी मैट्रिक्स भी होगा बिकॉज ए डैगर में डैगर क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बट अगर सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स रियल हुए तो वो तो वही प्रॉपर्टी होगी जो ऑर्थोगोनल की है। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन के जैसा दिखता है बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा रियल मैट्रिक्स के लिए बनता है, और हर्मिशियन में हम इमेजिनरी वाले मैट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। एंड एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो रियल मैट्रिक्स के लिए है, जबकि एंटी हर्मिशियन में हम जो है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी ले लेते हैं। तो अगर एक प्रकार से बोला जाए तो यूनिटरी मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बट कॉम्प्लेक्स स्पेस में, क्योंकि डैगर का कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा ना जब उसमें कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे मतलब थोड़ा घुमा फिरा के टाइप्स का क्वेश्चन इनको बनाने की इच्छा हुई तो बना सकते हैं। हाँ, मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ जो डैगर के साथ भी एप्लीकेबल है। दैट इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऐसा होता है ना। फिर ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फिर ए ट्रांसपोज की अगर डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, और वो ही सेम अगर नॉर्मल ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, इट विल बी ऑलवेज सेम, क्योंकि ट्रांसपोज करने से आपका डायगोनल एलिमेंट कभी चेंज नहीं होता। अगर आप गौर मतलब ट्रांसपोज अगर हम करेंगे, जैसे मान लो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब मैं इसको ट्रांसपोज करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये तो डैगर हो गया, ट्रांसपोज करती हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो देखो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, लेकिन मेरा डायगोनल एलिमेंट तो चेंज ही नहीं हुआ। और आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे आइगन वैल्यू में, और हमारे आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो ही हमारा डिटर्मिनेंट होता है उस मैट्रिक्स का। इसलिए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या उस नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों सेम होगा। जैसे पूछ देगा आपको, है ना, कि इफ ए is a matrix whose determinant is 7, then what will be the eigenvalue या what will be the determinant of the A transpose, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। या ये बोल देगा कि अगर कोई दो मतलब जैसे दो आइगन वैल्यू दे देगा मैट्रिक्स का, वो बोलेगा कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट गिवन होगा और दो आइगन वैल्यू, बोलेगा थर्ड आइगन वैल्यू निकालो, तो वो तो निकालोगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। और बोलेगा ए ट्रांसपोज है तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, तो उसके आइगन वैल्यूज वही होंगे जो ए के हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद आता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज।
तो आप ये करके ट्रांसपोज करो, ये ट्रांसपोज करने के बाद इनवर्स करो, दोनों की प्रॉपर्टी दोनों सेम ही आता है ना। अब सेम गोज फॉर डैगर के लिए भी, है ना, सेम प्रॉपर्टी गोज फॉर डैगर ऑल्सो, कि ए बी का डैगर क्या होता है, बी डैगर ए डैगर, है ना, और ए डैगर प्लस बी डैगर क्या होता है, ए प्लस बी का डैगर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेम है। अब डैगर में क्या करोगे आप लोग, डैगर में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज करके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डैगर की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब मैंने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया, है ना, और एक यूनिटरी मैट्रिक्स बताया। ये दोनों समहाउ सिमिलर है, बस एक का प्रॉपर्टी होता है ए डैगर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और एक का प्रॉपर्टी होता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल के लिए, एंड यूनिटरी के लिए होता है ए डैगर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। बट इनकी एक खासियत ये होती है कि जैसे मान लो मेरे पास ए बी सी एकदम इजी, डी ई एफ जी एच आई, इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका सेल्फ रो के साथ मल्टीप्लीकेशन या मॉड ऑफ आर अगर करते हो आप लोग, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, हमेशा 1। और सेम गोज फॉर कॉलम के साथ भी, है ना, कॉलम के साथ भी करोगे तो सेम कॉलम को सेम के साथ, मतलब मैंने अगर मैंने R3 लिया, तो मैं अगर R3 मल्टीप्लाई बाय R3 कर रही हूँ तो आई विल गेट 1, लेकिन मैं अगर R3 मल्टीप्लाई बाय R2 करती हूँ तो ये 0। ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल के लिए, एंड सेम ये प्रॉपर्टी होती है यूनिटरी के लिए भी एज वेल। C1 इंटू C2 करूंगी तो मुझे 0 मिलेगा, लेकिन मैं C1 डॉट C1 करूंगी तो मुझे हमेशा 1 मिलेगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ओके, मैं एक 2-3 स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, मतलब पेजेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी काफी हेल्प करेंगी अगर आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग को एक आउटलुक मिल जाएगा, या आपको एक प्लॉट मिल जाएगी कि हाँ मतलब हमको ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर ये चीजों में फोकस करना चाहिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये तो हम 11th से निकालते हुए आते हैं, हालांकि ये पूछता नहीं है, बट इसको एज अ प्रॉपर्टी पूछ सकता है। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये भी एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपको मैट्रिक्स दिया है, या आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट हैव इट्स ए इनवर्स, मतलब नीचे आपके 4 ऑप्शंस में मैट्रिक्स देगा और बोलेगा इन चारों में से किसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो किसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका जो डिटर्मिनेंट है ये 0 आ गया। इट मींस सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेवर। ठीक है, तो आप चेक कर लेना कि उसमें से कौन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्वेश्चन की वैरायटी बता रहे हो कि किस हिसाब से क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो स्लैश कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो है और कॉलम वो हमारे रैंक कहलाते हैं। तो ये तो बहुत मतलब एक तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है इसको निकालने का, है ना, रैंक निकालने का। तो वो हमको करना नहीं है, और वैसे चांसेस कम है कि पूछे रैंक निकालना। बट अगर इन केस आपको पूछे निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल, तो क्या करोगे वो बता देती हूँ। ABCDEF GHI, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट लगा लो। पहले 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। अगर ये नॉन जीरो आता है, इसका मतलब इसका रैंक जो है वो 3 होगा। बेझिझक रैंक 3 लिख देना, है ना। वो हम एक कॉलेज में पढ़ते थे, अब एक्लॉन बोलते हैं कि एसोलॉन फॉर्म बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये उसकी स्पेलिंग होती है ना, जिससे हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालते थे। तो
अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 3x3 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है तो उसका रैंक वही है जिसका ऑर्डर है। इन केस इफ अगर उसकी डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसका रैंक कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट उसका रैंक हमेशा 3 से कम होगा। अब क्या होगा एग्जैक्ट, इसमें से 2x2 मैट्रिक्स करो। ये 2x2 कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? यहाँ पे 4 2x2 के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो अगर इन चारों 2x2 के मैट्रिक्स से अगर किसी एक का भी वैल्यू नॉन जीरो आता है, किसी एक का भी वैल्यू नॉन जीरो आता है, तो फिर उसका मैट्रिक्स जो है वो आपका रैंक 2 होगा। लेकिन अगर सारे जीरो आ रहे हैं, डिटरमिनेंट सारे डिटरमिनेंट जो है 2x2 के जो है उसकी वैल्यू जो है 0 आ रही है, तो आपका फिर आखिरी क्या होगा, रैंक जो है वो 1 होगा। तो ऐसे रैंक निकालने का ट्रिक होता है। चांसेस कम है बट मे बी पूछ ले, क्योंकि कई बार पूछ लेता है ना, बेसिक चीजें ही जो है सोचते हैं कि नहीं पढ़ा होगा, जबकि ये 11th सॉरी ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और एक ही प्रॉपर्टी होती है रैंक की, मिनिमम m क्रॉस n। आज ये 3x3 है। ठीक है। अब 3x3 है, मान लो इसकी जगह मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स होता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा कुछ मैट्रिक्स होता, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स होता। ठीक है। तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स है, रो कितने हो गए इसमें, 3x2। अब कभी भी अगर ऐसा टाइप का कुछ मैट्रिक्स है तो उसमें आपका जो रैंक होगा वो हमेशा वो रैंक होगी जो इन दोनों का मिनिमम है। तो इसमें मिनिमम कौन है, 2। तो या तो 2 के इक्वल होगा रैंक या 2 से कम होगा। वैसे भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है आप रैंक निकाल सकते हो यूजिंग दिस ट्रिक, अदरवाइज ये एशेलॉन फॉर्म ही यूज करना पड़ता है हमको। ठीक है। उसके बाद आता है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इससे जो है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, मतलब आपके पास कैसा भी मैट्रिक्स दिया हो, है ना, उसमें डिपेंड नहीं करता। अगर उसको डायगोनलाइज करने का मतलब, अभी हमने जो नॉर्मल मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना, कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ये वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम डायगोनलाइज कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स चाहते हैं, बाकी सबको हम हटा रहे हैं, वो डायगोनलाइजेशन है। तो कोई भी मैट्रिक्स को आफ्टर डायगोनलाइजेशन वो डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब उसका जो आइगन वैल्यू होगा वो उसका डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होगा। अभी आइगन वैल्यू की बात करेंगे। तो आप लोग को तो पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट ही उसका आइगन वैल्यू होते हैं। बट वो ओरिजिनल जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका आफ्टर डायगोनलाइजेशन अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स बना रहे हैं तब उसके वो आइगन वैल्यूज नहीं होंगे जो हम प्रॉपर्टी से पढ़ते हैं कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स उसके डायगोनल आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है। अब कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइज कब होगा, ये कैसे देखोगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है तो P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इट मींस वो सारे मैट्रिक्स जो सिंगुलर है वो डायगोनलाइजेबल है, उनको तुम डायगोनलाइज कर सकते हो। उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है हट जाएंगे और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बचेगा। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है और तब उसका जो है P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और एक और क्राइटेरिया होता है P इनवर्स एग्जिस्ट करने का, कि जब हमारे पास when rank of matrix is equals to order of matrix, जैसे कि यहाँ पे हुआ था हमारे पास अभी, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर है ना, 3x3 था और हमको वो भी वही सेम चीज मिल रहा था। तो जब उसका रैंक और उसका जब ऑर्डर दोनों सेम होता है तब भी कंडीशन है कि उसका P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये कंडीशन है फॉर दी
या क्राइटेरिया है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स जो कि डायगोनलाइजेबल हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है एंड दैट प्रॉपर्टी इज कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि ये होता है कि k इज इक्वल्स टू n माइनस आर। ठीक है, k इज इक्वल्स टू n माइनस आर का मतलब है कि आपके पास n जो है दिस इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और r जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर आपको मान लो फॉर एग्जांपल ये पता चल जाए, है ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि आपका या मतलब क्वेश्चन में दे दिया है कि दिस इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं या कितने पॉसिबल आर्बिट्री सॉल्यूशंस हैं उस मैट्रिक्स के निकालने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो जो हम लीनियर इक्वेशन होता है हमारे पास उसको भी सॉल्व करने का मेथड यूजिंग हम मैट्रिक्स यूज करते हैं, तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं ना हमारे पास। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कुछ दिया है और अगर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स है जिसका हमको रैंक दिया है, तो क्या करना, सिंपली दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना और जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है और 2 उसका रैंक है, तो पॉसिबल नंबर ऑफ आर्बिट्री सॉल्यूशन सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर रैंक भी 3 है और हमारा क्या बोलते हैं ऑर्डर भी 3 है, तो आर्बिट्री सॉल्यूशन क्या होगा, 0, एक भी आर्बिट्री सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका डायरेक्टली मतलब क्या हो रहा है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो आर्बिट्री सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डिपेंडेंट है तो उनके आर्बिट्री सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्ट है रैंक का। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज दी आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस मेथड से जो है आइगन वैल्यू निकालने का तरीका होता है, इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं, है ना, आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो लैम्डा होता है हमारा आइगन वैल्यू होता है, आई जो है यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एंड ए जो है वो मैट्रिक्स, नॉर्मल गिवन मैट्रिक्स है जिसका हमको आइगन वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक क्या प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ऑफ सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, sum of eigenvalues is equals to trace of matrix। ये एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी। एक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इन सब की आइगन वैल्यूज जो होती हैं, इन सब की आइगन वैल्यूज होती हैं उनके डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इनके डायगोनल एलिमेंट्स ही इनके आइगन वैल्यूज हैं। तो अगर आपको कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दे दे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दे, तो ये इक्वेशन को सॉल्व मत करना, उसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो आइगन वैल्यूज ही उसके उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स ही उसके जो है आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होते हैं, हमेशा रियल। ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एंटी हर्मिशियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, जो भी बोलना चाहो, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक बोलो या एंटी सिमेट्रिक। इनके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो या तो प्योरली इमेजिनरी है, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रही, मैं इमेजिनरी बोल रही हूँ। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है x + iy और इमेजिनरी नंबर होता है iy, है ना,
ऐसा टाइप्स। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। और मैं सिर्फ इमेजिनरी बोल रही हूँ, तो सिर्फ प्योर इमेजिनरी पार्ट हो और उसमें जीरो, तो जितने भी एंटी हर्मिटियन मैट्रिक्स हैं या जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उन सब की आइगन वैल्यूज जो है वो प्योर इमेजिनरी होती है और जीरो होती है। ठीक है। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, हैमिल्टन थ्योरम जो कि ये बताता है कि अगर सर्टेन इक्वेशन कोई मैट्रिक्स जस्टिफाई करती है तो उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू भी उस इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम बताता है। ठीक है, तो दैट इज द लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनर, अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स ले रही हूँ, वैसे ज्यादातर जो है 3x3 और 2x2 मैट्रिक्स ही मतलब पूछा जाता है। ठीक है, माइनर मतलब A11 A22 एंड A33 इंटू लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा नहीं आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब प्लस माइनस, यहाँ अगर देखें तो प्लस माइनस ऐसे करके जाता है। अगर इसी चीज को कोई बोले मुझे कि मेरे को किसके लिए लिखना है 2x2 मैट्रिक्स, ये 3x3 मैट्रिक्स का कैली हैमिल्टन इक्वेशन है। 2x2 मैट्रिक्स के लिए अगर मेरे को कोई बोले लिखने के लिए तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस आपका ट्रेस एंड लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। उसमें ये माइनर नहीं लेंगे, ये माइनर किस में आएगा, जब हम दो से ज्यादा मतलब हमारा जब दो ऑर्डर से ज्यादा का मैट्रिक्स होता है उस केस में ये माइनर का कॉन्सेप्ट आता है। अब जैसे जैसे 4x4 हुआ तो यहाँ पे प्लस A4 कर देना है ना, 5x5 हुआ तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इधर पे टर्म्स और आ जाएंगे, बट आपको 3x3 और 2x2 का ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो चीज। ठीक है, तो बॉदर करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द आइगन वैल्यू कि जो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, ये दोनों एक लगभग एक जैसे हैं, बट एक में डायगर आता है और एक में ट्रांसपोज आता है। तो इनके आइगन वैल्यू की क्या प्रॉपर्टी है, इनमें आपका कोई भी आइगन वैल्यू हो उसका जो मॉड होता है वो हमेशा 1 होता है। मतलब वैसे तो इसका पता नहीं और इसका भी नहीं पता कि रियल है इमेजिनरी है, डिपेंड्स ऑन कि मैट्रिक्स ऐसा है। बट अगर आपको बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइगन वैल्यू फॉर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो हर इंडिविजुअल आइगन वैल्यू का मॉड ले लेना। अगर उसका मॉड का वैल्यू 1 आता है इट मीन्स वो जो है आइगन वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स। एकदम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पता होने चाहिए, जो प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए उसके रिगार्डिंग जो कंसाइज वे में प्रिसाइज वे में जितना पता होना चाहिए वो बता दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखते हैं, दैट इज x प्लस आई वाई एंड r e to the power i theta। तो ये इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, और इसको हम स्फेरिकल तो नहीं बोलेंगे, पोलर बोलेंगे, है ना, स्फेरिकल नहीं बोलते, पोलर कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, पोलर प्लेन में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है। पहले तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना, तो z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z स्टार होता है ना, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो z स्टार होता है, जो कि क्या जाएगा x माइनस आई वाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कई बार स्टार यूज करते हैं और कई बार बार यूज करते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। या तो मैं स्टार यूज करूंगी तो भी वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिनोट कर रहा है, मैं बार यूज करूंगी तो भी वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ही डिनोट करता है। ठीक है, अब
इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो हमको z की वैल्यू दे देता है। ठीक है ना, एक यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, तो यूलर्स फॉर्मूला क्या बताता है, e प्लस माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। एक डी मॉइवर्स थ्योरम होता है, डी मॉइवर्स थ्योरम है ना, जो कि क्या बताता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n क्या होता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, जब आपका जो थीटा है वो प्लस माइनस एन पाई हो। इस केस में जब आपका थीटा जो है वो प्लस माइनस एन पाई हो, उस केस में क्या होगा -1 टू द पावर n डिपेंडिंग ऑन n। अगर n ऑड हुआ, क्योंकि n पाई में ये सरवाइव तो करेगा नहीं, n पाई में सिर्फ ये सरवाइव करेगा, तो n पाई में साइन वाला टर्म सरवाइव नहीं करेगा, कॉस वाला टर्म सरवाइव करेगा। सो सारे ऑड पाई के लिए कॉस की वैल्यू -1 होती है एंड सारे इवन पाई के लिए कॉस की वैल्यू जो है वो +1 होती है। एक केस आएगा दैट इज प्लस माइनस n पाई बाई 2। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करेगा है ना आयोटा टू द पावर n तो नहीं बोलेंगे, आयोटा टू द पावर, क्योंकि i की पावर 4 जो है वो हमको 1 देता है, तो उस पर तो डिपेंडेंसी इसकी नहीं होगी। इसकी एक डिपेंडेंसी हम कर सकते हैं -i और एक i है ना, तो डिपेंड करेगा, मतलब एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, डिपेंडिंग ऑन की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो ये बेसिक है, एकदम बेसिक है कॉम्प्लेक्स का। अब जो थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो एक क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत पहले मतलब 11th-12th में पढ़ते हैं कि इसके 3 रूट्स होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में लिखने की कोशिश करें, एक होता है 1, एक होता है -½ प्लस √3/2 आयोटा, एक होता है -½ माइनस √3/2 आयोटा। इसको बोलते हैं, ये 1 हो गया, ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है एंड इससे एसोसिएटेड 2 प्रॉपर्टी होती है दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका सम 0 होता है एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 0 आती है। ठीक है, सो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। एक लॉग फंक्शन है। ठीक है, सो लॉग फंक्शन से एसोसिएटेड ln ऑफ -x को हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ x प्लस आयोटा x। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, है ना। यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, मींस कौन सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिक। ठीक, एनालिटिक के लिए क्या होना चाहिए, उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए हर पॉइंट में, है ना, ब्रेकेज नहीं होने चाहिए, प्लस वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जस्टिफाई करता है या उसमें होता है, सो हम उसको बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है हमारा दैट इज द एनालिटिक फंक्शन। अब इसको चेक करने के लिए, इधर तो नहीं करती, इधर मेरी इमेज होगी, इसको चेक करने के लिए हम जो है 2 मेथड मतलब 2 तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। एक कॉशी रीमान इक्वेशन से चेक कर सकते हैं और एक लैपलेस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं कि वेदर द फंक्शन गिवन फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो del u by del x शुड बी इक्वल्स टू del v by del y, प्लस ये तो चेक करना ही है एंड del u by del y शुड बी इक्वल्स टू माइनस del v by del x, और यहाँ पे del स्क्वायर u शुड बी इक्वल्स टू 0। अब del स्क्वायर क्या है, लैपलेस ऑपरेटर, दैट इज del 2u by del x स्क्वायर प्लस del 2u by del y स्क्वायर 0 होना चाहिए एंड del स्क्वायर v इक्वल्स टू 0, तो del 2v by del x स्क्वायर प्लस del 2v by del y स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को u और v के टर्म्स में लिखते हैं। u जो है वो xy
प्लस आयोटा वी एक्स वाई, है ना। तो ये हमारा रियल फंक्शन होता है और ये हमारा इमेजिनरी फंक्शन होता है, जस्ट लाइक रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, है ना, वैसे ही। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सीरीज। तो एक आता है टेलर सीरीज, है ना, एक आता है मैक्लॉरिन सीरीज कि इस फंक्शन की मैक्लॉरिन सीरीज, और एक आता है लॉरेंट सीरीज। ये लॉरेंट नहीं होता इसका स्पेलिंग, इसका लॉरेंट का स्पेलिंग होता है LAURENTZ, लॉरेंट सीरीज। ठीक है। तो ये 3 सीरीज होती हैं, मैक्लॉरिन, लॉरेंट एंड दिस। ठीक है। तो f ऑफ z, ठीक है, इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस 0 नहीं, इसमें ए होता है ए, ठीक, a z माइनस a f प्राइम ऑफ z माइनस a प्लस z माइनस a का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ z माइनस a प्लस z माइनस a का होल क्यूब f 3 टाइम्स ऑफ z माइनस a अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जब इसमें हम एट z इक्वल्स टू 0 पे जब हम फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं तो वो हमारी टेलर सीरीज जो है वो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है। बस इतना सा ही अंतर है टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज में। ठीक है। सो मैक्लॉरिन सीरीज जो है ये बोल सकते हैं कि टेलर सीरीज का एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशल केस होता है जब हम उसका एक्सपेंशन एट z इक्वल्स टू 0 पे निकालते हैं। ठीक है। ओके, ये 0 है। एंड एक चीज याद रखिए कि जो टेलर सीरीज है एंड जो मैक्लॉरिन सीरीज है ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक फंक्शंस पे डिपेंड करती है। अब एनालिटिक फंक्शंस का एक और मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन एनालिटिक का और एक बहुत अच्छे से मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो पॉइंट्स, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो प्लेन है, मतलब कुछ तो होगा, भले वो ओपन सिस्टम हो या क्लोज्ड सिस्टम हो, बट कुछ प्लेन जैसा तो होगा। तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पॉइंट में हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। अगर हमारा सर्टेन पॉइंट में फंक्शन डिफाइन नहीं करता है तो हम उसको सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं या पोल बोलते हैं। तो ऐसा फंक्शन, अगर कुछ पॉइंट ऐसा है हमारे पास जिस फंक्शन, वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो वो फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाता है उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग या उस पॉइंट के लिए। तभी हम रेसिड्यू थ्योरम लगाते हैं जिससे हम उन एनालिटिक, उस पॉइंट्स जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनको रिमूव कर सकें और अपने फंक्शन को नॉन एनालिटिक से एनालिटिक बना सकें। तो जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है और जो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है ये सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शंस में एप्लीकेबल है विच आर एनालिटिक फंक्शंस। सिर्फ एनालिटिक फंक्शंस में ही टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज एप्लीकेबल होती है। लॉरेंट सीरीज जो है वो किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर आपका नॉन एनालिटिक फंक्शन है, इट मीन्स उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा या डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो भी हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं उसका। ठीक है। z cube upon 3 factorial and f triple derivative and this। ठीक है। तो ये किसके लिए है? फॉर नॉन एनालिटिक, और नॉन एनालिटिक फंक्शन एज वेल। ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? फंक्शन z इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 से infinite a to the power n z minus z naught to the power n plus summation of n equals to 0 से infinity bn upon z minus z naught to the power n। अब ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा रियल पार्ट होता है। ठीक है। 2 पार्ट कंटेन होते हैं और इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल पार्ट, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल पार्ट। तो ये जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट सिर्फ इसमें एग्जिस्ट करता है। ये प्रिंसिपल पार्ट किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ नॉन एनालिटिक फंक्शन, उसके वजह से आता है। ठीक है। तो ये समझ आया?
इतनी चीज एक स्लाइड में ऐड करती हूँ, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। को मैं बहुत डिटेल में और बहुत कंसाइज वे में, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से बताना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब बारी आती है सिंगुलैरिटीज की, ठीक है। तो सिंगुलैरिटीज बोलो या पोल्स बोलो, दोनों सेम है। ऐसे पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो कितने प्रकार के सिंगुलैरिटीज पढ़ते हो आप लोग? एक होता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, नहीं एसेंशियल नहीं, सबसे पहले आइसोलेटेड से चालू करते हैं, है ना। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब वो फंक्शन जिसके लिए जो हमारा पोल्स है, वो पोल्स क्या हो, इनफाइनाइट पोल्स, फाइनाइट पोल्स हो, ठीक है। किसी भी पॉइंट में जिसके लिए आपके पास पोल्स जो है वो फाइनाइट एग्जिस्ट करें, तो ऐसे सिंगुलर, ऐसे फंक्शन को या ऐसे पॉइंट को जिसके लिए हमको मल्टीपल पोल्स मिलते हैं या काउंटेबल पोल्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। दूसरा आता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, या ये लिख सकते हो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है, सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। इसमें क्या होता है, फंक्शन के पास जो पोल है या जो सिंगुलर पॉइंट्स है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, तो उनको हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो जब आप फंक्शन को यूजिंग लॉरेंट सीरीज जब एक्सपांड करते हो एक पॉइंट पे, तो जैसे z इक्वल्स टू ए पे मैं फंक्शन को एक्सपांड कर रही हूँ। अब एक्सपांड करने के बाद अगर मेरे फंक्शन पे, या ये जो मेरा जो पॉइंट है, ये मेरा सिंगुलर पॉइंट है, ये मेरा पोल है, ठीक है। इस पोल के अराउंड अगर मैं फंक्शन को एक्सपांड कर रही हूँ और अगर मेरी जो सीरीज है, एक्सपेंशन की सीरीज, उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो ऐसे सिंगुलैरिटी को हम एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो बस इसमें भी वही है कि फंक्शन को एक्सपांड करो एट सिंगुलर पॉइंट, और अगर उसकी सीरीज में फाइनाइट टर्म्स कंटेन है, मतलब फाइनाइट सीरीज में फाइनाइट टर्म्स हैं, तो ऐसे जो सिंगुलर पॉइंट होता है उसको हम नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलते हैं। फिर आता है एक आपका रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में ये कॉन्सेप्ट आता है कि आप, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि लॉरेंट सीरीज में दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है। अगर आप जो पोल है या आपका जो सिंगुलर पॉइंट है, उसके हेल्प से आप फंक्शन में से जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है, उस प्रिंसिपल पार्ट को समहाउ रिमूव कर पाए, हटा पाए, आइदर एक्सपांड करके या कुछ भी करके, कॉमन निकाल के, जो भी करके, तो फिर वो जो पॉइंट है जिसके अराउंड आपने एक्सपांड किया था या जिसके लिए आपने उसको रिमूव किया था, वो जो पॉइंट है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहलाता है। मतलब इसमें रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का सीधा साधा मतलब है कि उस सिंगुलर पॉइंट का यूज करके हमने प्रिंसिपल पार्ट को हटा दिया, तो हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं था और नॉन एनालिटिक था, अब वो एनालिटिक बन गया है। और फिर वो जो हमारा पोल है या जो सिंगुलर पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं कि वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें एक बहुत फेमस थ्योरम है, दैट इज कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, है ना, जिससे हम किसी भी कंटूर का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले तो रेसिड्यू निकालते हैं।
रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट z टेंड्स टू z0। ये z0 क्या है, जिस पॉइंट के अलोंग आप लोग निकाल रहे हो, और ये जनरली पोल या सिंगुलर पॉइंट होता है। ठीक है, ये जनरली पोल या सिंगुलर पॉइंट होता है। एंड n-1 n-1 factorial d to the power n-1 upon dz to the power n-1 z minus z0 to the power n एंड f of z। तो सबसे पहले रेसिड्यू निकालेंगे। रेसिड्यू निकालने के बाद उस फंक्शन जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके लिए क्या करोगे, 2 पाई i एंड सम ऑफ रेसिड्यू। रेसिड्यू कहाँ पे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन है, या फिर बोल सकते हैं पोल के लिए जितने भी नंबर ऑफ पोल्स उस कंटूर में, उस प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, तो मेरे मान लो इस प्लेन के या इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरे ये 4 सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो इन 4 में से ये तो बाहर लाई कर रहा है, तो इसका इससे तो कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है डिफाइन नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूंगी, यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम इन सारे फंक्शंस को रेसिड्यू थ्योरम के हेल्प से इन फंक्शन या इस पॉइंट को हटाने की कोशिश करूंगी, या इनको टेंड्स टू 0 करने की कोशिश करती हूँ। और फिर मैं इसके फंक्शन, ये जो मैंने प्लेन लिया है या जो मेरे पास ये फंक्शन है क्लोज्ड, उसका मैं इंटीग्रेशन निकालती हूँ। ठीक है, सो दिस आर दी रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, इसको जब अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आएंगी जब क्वेश्चन करेंगे तब। ब्रांच कट स्लैश ब्रांच पॉइंट, ये नहीं पूछा गया है अभी तक तो फिलहाल, बट क्योंकि हम ये मास्टर्स में पढ़ते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स में, तो मुझे ऐसा लगा कि मे भी हो सकता है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछ सके, क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से पूछ सके, इसलिए फिर मैंने ले लिया इस टॉपिक को। तो ब्रांच कट और ब्रांच पॉइंट सिर्फ उसी फंक्शन के लिए डिफाइन होता है जो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के लिए जो है ब्रांच कट या ब्रांच पॉइंट डिफाइन होता है, और आपका जो सिंगुलर पॉइंट ऑफ होल जो है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब जब मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन के पोल और सिंगुलर पॉइंट को हम ब्रांच पॉइंट बोलते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, अब इसके 2 मेथड होते हैं। वैसे तो ये जनरली फंक्शन देख के पता चल जाता है। इसका फंक्शन में z जो होगा वो z का कुछ पावर होगा, ऐसा फ्रैक्शन पावर। तो अगर ये आपका इंटीजर नहीं है ना, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स या नंबर ऑफ रूट्स बोल दो या नंबर ऑफ ब्रांच पॉइंट्स, वो किसके बराबर होंगे, बीटा के बराबर। लेकिन अगर ये इंटीजर हो गया, है ना, अगर ये इंटीजर हो गया, क्या इंटीजर हो गया, अल्फा बाय बीटा जो है ये इंटीजर हो गया, तो फिर ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। और सिंगल वैल्यूड फंक्शन का तो आप लोगों को निकालना आता है कि कैसे रेसिड्यू निकालते हैं, कैसे सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मल्टी वैल्यूड, या विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंटेन्स ब्रांच पॉइंट। तो इसको देख के पता कर लेना कि इसका ब्रांच पॉइंट होगा कि नहीं। अगर इसका ये जो टर्म है, मान लो हाफ दिया है, 3/2 दिया है, तो ऐसे फंक्शंस जिसमें z की ऐसे पावर होगी उसके लिए डेफिनेटली ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट डिफाइन होगा। और ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट कैसे निकालोगे, जैसे पोल को निकालते हो, सिंपल, जो अपना टर्म है उसको इक्वल टू 0 पुट करो, जिस पॉइंट में z की वैल्यू जो है 0 हो जा रही है, शूट कर जा रही है, डिफाइन नहीं हो रही है, वही उसका ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट होता है। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है z-3 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 फ्रैक्शन है, तो यहाँ से मेरा ब्रांच पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, और इस फंक्शन का रूट कितना हो जाएगा, इस फंक्शन का रूट हो जाएगा 2 बीटा, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जो है सेशन फ्रूटफुल लगे, यूजफुल लगे। तो आज हमने मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और
कॉन्सेप्ट से ज्यादा बोलूं तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज और एकदम कंसाइज वे में थॉरोली आप लोगों को समझाने की कोशिश की हूँ। अब इन्हीं टॉपिक और इन्हीं से रिलेटेड अगर किसी भी चीज में आपको नहीं पता कि ये कैसे निकालते हो कैसे निकालते तो उसी को पढ़ना। ये इतना कर लोगे, मतलब मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज मोर देन इनफ। कई बार ऐसा होता है कि एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, तो मैं और नए सेशंस लेके आऊंगी रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला एनालिसिस एंड फॉर्मूला बेस्ड ऑफ टॉपिक। और अगर सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी आपको मतलब चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके, सो एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।